आज का टॉपिक इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आधार पर हम पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 लाख से अधिक युवाओं को एक साथ रोजगार युक्त कर सकते हैं। और आप अभी इसमें देखेंगे कि इसमें कितना वाइड स्कोप है और इसमें ग्लोबल डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड की भी आकलन करेंगे तो उस डिमांड की सप्लाई के लिए भी आप देखेंगे कि करीब करीब 1.5 लाख से 2.25 लाख करोड़ का यह उद्यमिता का सेक्टर अभी खाली है। अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि उद्यमिता नहीं चल रही, उद्यमिता चल रही है, बट इसमें जो हमारे युवा साथी हैं वो आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ मार्केट में इसमें उतर सकते हैं। तो किस प्रकार से ये बेनिफिशियल है और कितना बड़ा आकार है, इसको हम अभी देखेंगे। अब देखेंगे डेयरी और एलाइड डेयरी एक बहुत जनरलाइज्ड एक व्यापक क्षेत्र है। और इसमें एक खासियत और रहती है इसकी कि जब भी आप कोई सफल एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं या ग्रामीण या अर्ध शहरी परिवेश में कोई सहकारिता आधारित डेयरी उद्यमिता या एलाइड उद्यमिता शुरू करना चाहते हैं या अपने संयुक्त परिवार के साथ भी शुरू करना चाहते हैं तो आप इसमें दो सेगमेंट्स में जा सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स कई प्रकार के हैं लेकिन उसका जो कोर है, कोर बेस उसका दो प्रकार से, या तो एलाइड नॉन डेयरी मिल्क है या डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क में जिसमें गाय भैंस या बकरी, इवन मोस्टली गाय और भैंस की दूध शामिल है, या राजस्थान में जैसे ऊंट का दूध है या अलग से भी लेते हैं, ये सब डेयरी मिल्क और डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स में आते हैं। एलाइट डेयरी मतलब जो फल से बने या अनाज से बने या ऑयल सीड सीरियल से बने या फिर ऑयल सीड से बने। ऑयल सीड मतलब फ्लैक्स सीड या तिल से बने, या फिर आपका मिलेट से बने, या नट से बने जैसे आलमंड बादाम काजू, इससे बने, या इनके कुछ मिक्स करके भी बने। ठीक है, जैसे ऑयल सीड में सोया और सोयाबीन का, और आपका फ्लैक्स सीड में अलसी, तिल, अनाज में गेहूं, आपका चावल, आपका जो और भी कोर अनाज में आते हैं बाजरा या जौ या ओट्स जिसको जई बोलते हैं, ये सब शामिल। तो इनसे भी दूध बनते हैं और उस दूध से फिर दही, पनीर, घी, बटर, चीज, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो क्या क्या बनेंगे उसको हम देखते हैं कि भारत में डेयरी उद्योग विश्व का सबसे बड़ा एक सेगमेंट है। जो वैश्विक दूध का लगभग 23% प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है। और आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी देखेंगे तो ये 5% का योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे समर्थन देता है। लेकिन क्या 8 करोड़ पर्याप्त है? क्या नहीं। किसान तो हमारे भारत में संख्या ज्यादा है। यदि उनकी संख्या देखेंगे हम, यदि फैमिली की, तो 20 से 22 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाना है। तो ये जो 18 करोड़ का गैप है, जो 18 करोड़ हम बढ़ाना है, तो उन तक भी ये डेयरी उद्योग कहीं ना कहीं से सम्मिलित हो, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? भारत का डेयरी उद्योग पिछले 10 वर्षों में काफी ग्रोथ किया है। और आपको बताऊं, दूध का उत्पादन 6.2 से बढ़कर अब आपका 209.96 मीट्रिक टन हो चुका है। ये काफी बड़ा भारत के लिए अचीवमेंट है। आप देखिए ग्राफ किस प्रकार से दूध उत्पादन का ग्राफ भारत में बढ़ते जा रहा है। फिर इसमें हम आगे और भी देखेंगे कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी बहुत सारे पहल कर रही है, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पशुधन वाले हैं, डेयरी वाले हैं, उस मिनिस्ट्री ने भी इसको शुरू किया है। इस मिशन के तहत कुछ आपका अत्याधुनिक तकनीक से, जैसे गाय मतलब बछड़े की जगह बछिया को ही जन्म दे, ऐसा कुछ जीनोम टेक्निक्स और तरह तरह की तकनीकी से हम इसको बढ़ा रहे हैं। फिर आप देखेंगे डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चल रहे हैं
फरवरी 2024 से अस्तित्व में आया, फिर 2000 जुलाई 2021 से अलग अलग एनपीडीडी योजना के तहत 1790 करोड़ के साथ इसको शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य था कि दूध का उत्पादन बढ़े, उसका क्वालिटी बढ़े, उसमें हिस्सेदारी बढ़े। फिर आपका राष्ट्रीय आप ये एक बोआइन प्रजनन कार्यक्रम भी शुरू किया गवर्नमेंट ने, राष्ट्रीय बोआइन जेनेटिक केंद्र भी शुरू किया ताकि अच्छी नस्ल की गायें हम दे सके। तो राष्ट्रीय डेयरी योजना और ई पशु हाट पोर्टल, ऐसे बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं। इसका भी लाभ आप ऐसे डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने में ले सकते हैं और उस कार्यक्रम से कनेक्ट हो सकते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र से क्या सहायता आपको मिल सकती है ताकि आपके डेयरी और डेयरी में जैसे आप गाय या भैंस रख रहे हैं तो उससे आपको फीमेल जैसे मतलब बछिया मिले, या ताकि आपका जो पशुधन है उसमें भी ग्रोथ हो और अकॉर्डिंगली आपका डेयरी का मिल्क उत्पादन भी बढ़े और अकॉर्डिंगली आपका मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स भी बढ़े। डेयरी प्रसंस्करण का बुनियादी ढांचा जो है, आप देखेंगे कि 8,000 करोड़ तक का इसमें प्रावधान सुनिश्चित किया है। तो डेयरी सहकारी समिति भी बना करके आप इसमें एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। ज्यादा सक्सेस यही है कि कोऑपरेटिव मॉडल, जैसे आपका अमूल एक कोऑपरेटिव मॉडल है, तो आप कोऑपरेटिव मॉडल शुरू करते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी डेयरी 10-20 गांव के किसानों को जोड़ लिए, सबके पास गाय है, सबसे कलेक्शन सेंटर हो गया। ऐसे करके 10,000, 5,000, 15,000 किसानों का ग्रुप बना करके भी आप इसमें बेहतर डेयरी का काम शुरू कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि डेयरी के साथ क्या लाइट डेयरी भी शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम फिर कभी रुकेगा नहीं और आपका प्रोडक्शन में कोई कमी कभी नहीं आएगी। तो डेयरी और इलाइट डेयरी कंबाइंड भी शुरू कर सकते हैं, प्योर डेयरी का काम भी शुरू कर सकते हैं, मतलब डेयरी मिल्क और आप नॉन डेयरी मिल्क जो है अनाजों से इस सबसे बनने वाले का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम से आपको डेयरी के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलते हैं और कुछ तकनीकी सहायता मिलती हैं आपको। अलग अलग जो विशेष प्रकार की सहायता मिलती है उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। डेयरी उत्पादों का निर्यात भारत में लगातार बढ़ रहा है, जो कि ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है या जहाँ पे मैक्सिमम ठंडी रहती है वैसे, या 6 महीने बहुत ठंड, 6 महीने बहुत गर्म, तो वहाँ के क्लाइमेट में गाय या जो दूध देने वाले अपने पशु हैं, तो उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में भारत से जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क या मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स, उसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। और आप देखिए भारत ने दुनिया को कुल 2,928 करोड़ रुपए के 1,08,711 मीट्रिक टन डेयरी उत्पादों का निर्यात। तो मतलब ये किस प्रकार से बढ़ रहा है। और आप देखिए हम जो कर रहे हैं अभी इन्हीं इतने ही देशों कर पा रहे हैं, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मलेशिया, सऊदी अरब, कतर, यहाँ कर रहे हैं। केवल इन देशों में इतना का हमने किया। तो अभी पूरा डिमांड आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपने डोमेस्टिक भारत के बाजार के लिए भी डेयरी उत्पाद बना सकते हैं और विश्व के बाजार को कवर करने के लिए भी डेयरी उत्पाद बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि कंट्री वाइज एक्सपोर्ट, जब अभी तो कुछ कंट्रीज का है, और भी कंट्री का डिमांड है जिसको हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे डिमांड और जो सप्लाई का गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा है, कि डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड ज्यादा है, डोमेस्टिक मार्केट मतलब भारत के बाजार में भी इसका डिमांड ज्यादा है, और जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे भी डिमांड ज्यादा है। तो इन डिमांड की पूर्ति के लिए, सप्लाई करने के लिए जरूरी है कि भारत के युवा डेयरी और एलाइड डेयरी आधारित उद्यमिता शुरू करें और इतनी बड़ी डिमांड की पूर्ति करके और अपने उद्यमिता को आगे बढ़ाएं। आप देखेंगे कि भारत हालांकि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा है और भी इसको बढ़ाना है। 2 गुना बढ़ा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विश्व की पूरी आबादी को हर घर में दूध सुबह दोपहर शाम तीनों समय लगता ही है। चाय के रूप में लगे, दूध पीने के रूप में लगे, दही के रूप में लगे, पनीर के रूप में लगे, चीज के रूप में लगे, आइसक्रीम में जाए, कोई भी ऐसा घर अछूता नहीं है जहाँ पे दूध की जरूरत ना हो। उसको मिलता है या नहीं मिलता है ये सेकंड विषय है।
बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, कुपोषित बच्चे भी अभी ऐसे हैं जिनको दूध नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी भी पॉपुलेशन बड़ी संख्या में है जिन बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है। मध्याह्न भोजन में हम दूध वाली खीर या किसी दिन दही ऐसा नहीं दे पा रहे हैं मध्याह्न भोजन में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। तो स्कूलों में ऐसी सप्लाई की पूर्ति कैसे की जाए, जो डिमांड है उसकी पूर्ति कैसे की जाए। जो और भी अलग अलग तबके के लोग हैं जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति, एक ज्ञान को हम कैसे पूरा दूध प्रोवाइड करें, तो इसका बहुत बड़ा डिमांड है। और ये सेक्टर ऐसा है कि आप व्यवस्थित ढंग से यदि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे तो इसमें दिन दुना रात चौगुना आपकी वृद्धि तय है, ये भी बताऊं आपको। अब देखिए सहकारी में कई सारी अभी एजेंसियां काम कर रही हैं और वो कितना आगे बढ़ी हुई है। तो मैं बताऊंगा कि आपको अभी कैसे किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना है और आपको आगे बढ़ना है। फिर हम विश्व में अर्थव्यवस्था की सब तीसरी स्थान लेने जा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम तीसरी पोजीशन अब पहुंचने के स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब भारत के अधिक मतलब भारत अभी सबसे युवा देश है, वहाँ युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में युवा वर्ग, जो ग्रामीण युवा वर्ग हैं या जो अलग अलग समाज में रहने वाले विभिन्न वर्ग हैं, वो सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी, NLI डेयरी या सहकारी डेयरी उत्पाद समिति, ऐसा करके आप कोऑपरेटिव मॉडल में एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकते हैं दो तरह से। या आप इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी खड़ा कर सकते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें जो डेयरी के अलग अलग तरीके हैं उसके आधार पर आप एक नॉर्मल MSME रजिस्ट्रेशन करके, सही लाइसेंस लेके, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के भी काम शुरू कर सकते हैं। डेयरी में नहीं जाना चाहते हैं, हमको इलाइट डेयरी करना है, तो उसमें भी जा सकते हैं। मैं भी आपको इतना स्कोप दिखाऊंगा कि कम से कम 25 से 30 लाख युवा डेयरी सेक्टर में, 10 से 12 लाख, और एलआई डेयरी में 10 से 12 लाख, और ज्वाइंटली मिला के टोटल 25 से 30 लाख युवाओं को सीधे सीधे एक बेहतर डेयरी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिल सकता है। और ये सब मिल करके युवा कम से कम एक बड़ा व्यापार, एक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ खड़ा कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। फिर आप देखिए कि जो दूध का 2025 तक दूध का लक्ष्य ज्यादा बढ़ाने का तय है, क्योंकि दैनिक आहार में सुबह दोपहर शाम का दूध एक अभिन्न अंग है किसी भी भांति से। तो दूध का जो मिल्क प्रोसेसिंग है, प्रसंस्करण है, इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड सहकारी आंदोलन के रूप में जो चल रहा है, इसमें हम कैसे कर सकें। जैसे अमूल खड़ा हुआ है, और भी कई सारी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी डेयरी के फील्ड में काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रही हैं। एलाइट डेयरी उनका ज्यादा बड़ा बिजनेस है। तो उनसे बेहतर एलाइट डेयरी आप क्या बना सकते हैं, उस पे अपन आज बात भी करेंगे कि जो हमारा FDI का एक बिजनेस का बड़ा सेगमेंट डेयरी उद्योग में भारत में दिख रहा है, तो इस पे हम कैसे अपना अपना भविष्य बना सकते हैं, आप सभी उस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जहां पे जरूर खपत ज्यादा है, तो अब देखिए भारत 140 करोड़ का देश है। सुबह दोपहर शाम रात, चारों समय में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मैं डेयरी और नॉन डेयरी दोनों की बात कर रहा हूँ, इसकी खपत ज्यादा है। शादी ब्याह हो तो पनीर की सब्जी बनेगी, आइसक्रीम रहेगा ही रहेगा, या कुछ और भी बात है घर में सुबह से शाम तक। तो खपत ज्यादा है, तो ये बिजनेस का मॉडल फेल नहीं हो सकता। जहां पे खपत डेली होने वाली है, डेली में भी सुबह दोपहर शाम को होने वाली है, 4 समय 5 समय होने वाली है, होटल में, दुकान में, घर में, कहीं सब जगह होने वाली है। तो जहाँ पे तब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे एरिया को जरूर पिकअप करती है। तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी खपत बहुत है, डिमांड, खपत ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है। अब आपको सप्लाई करने के लिए एलाइट डेयरी और डेयरी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, उस पे हम आ रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो अब डेयरी के लिए आपको कुछ फॉर्म तैयार करने हैं और प्रसंस्करण उद्योग लगाने हैं। इस परिदृश्य में हम कुछ एक आध, जैसे यदि इलाइट डेयरी की बात अभी थोड़ा देर पे करेंगे, अब हम पहले बात कर लेते हैं डेयरी का। यदि हम उस पे करते हैं तो हमको एक आध डॉक्टर, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक आध टीम रखनी पड़ेगी कि जो उसका प्रॉपर देखभाल भी कर सके। जैसे आप मान लीजिए सहकारी आधारित उद्यमिता है, तो एक आप वेटनरी डॉक्टर को उसमें मेंबर बना लीजिए। जैसे आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं तो एक डायरेक्टर आप किसी डॉक्टर को रख लीजिए, एक किसी टेक्नोक्रेट्स को रख लीजिए जो उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ध्यान में रखे। तो अब बेहतर दूध, ये जो हार्मोनल इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं दूध, वैसा दूध नहीं, एक बेहतर गाय का दूध और भैंस का दूध या जो भी डेयरी से होने वाले उत्पाद हैं, उसको आप कैसे दे सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखकर हमको काम शुरू करना चाहिए। अब इसमें कुछ कुछ काम है कि आप फार्म गाय रखने के लिए घर में, यदि आप सहकारिता आधारित करते हैं तो कोई किसान 2 गाय रखा है, कोई 1 रखा है, कोई 5 रखा है। कलेक्शन सेंटर तो सबसे हो रही है, तो ऐसे करके भी कि उसकी दूध बिक जानी है, घर से उठ के चले जानी है, एक कलेक्शन सेंटर हर गांव में हो जाए। ऐसे करके 500 गांव का एक समूह बना लिए एक जिले में, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी डेयरी बनानी है और उसमें ऐसे किसानों को जोड़ना है। कोई, बहुत लोगों के पास पहले से ही गाय है, भैंस है, कुछ के पास आ जाएंगी। तो ऐसे करके आप कलेक्शन सेंटर करके काम शुरू कर सकते हैं। अब करना कैसे है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, मैं बहुत बारीकी से इसको आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे और इसमें किस बातों का विकल्प का ध्यान रखेंगे। आप दूध के उत्पाद में जो क्रम है कि जो पाश्चुरीकृत दूध है या यूएचटी दूध है या किण्वित दूध है, मतलब दही, छाछ, मक्खन और दूध का पाउडर। इसके बाद फिर तो उसके लिए वो जो मटेरियल दूध का है उसमें क्वालिटी कैसे हो कि उसमें क्रीम ज्यादा बने। तो फसल का जो हम पशुओं को खिलाएंगे उसके चारा कैसा हो, उसका जो हम खली खिला रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, इन बातों का हमको ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो दूध है वो मानव जीवन के लिए उपयोगी तो है, मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई गाय अलसी की खली आप उसको खिला रहे हैं तो उसके दूध में ऑटोमेटिक ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाएगा। आप उसको पीले सरसों की खली खिलाते हैं तब भी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाएगा। आप साथ में उसको जरा सा महुआ और जई, जिसको आप ओट्स बोलते हैं क्योंकि बहुत आराम से होने वाला स्यूडो मिलेट्स है, जई और जौ की और साथ में गेहूं मिक्स करके खिलाते हैं अलसी की खली के साथ, तो ऐसा दूध हार्ट के लिए, लीवर के लिए और पूरे बॉडी के लिए एक अमृत का काम करेगा। जो दूध को अमृत बोला जाता है तो वो डिपेंड करता है कि गाय और भैंस क्या, ऐसे आप डेयरी शुरू करते हैं तो आपकी दूध 120 लीटर, 120 रुपये लीटर भी बिक जाएगी, क्योंकि आपके दूध से किसी को नुकसान नहीं होगा। जब वो दूध आपका मेडिसिन के समान बॉडी में काम करेगा, अमृत के समान काम करेगा, तो लोग खरीदेंगे। दूध से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया, आइसक्रीम हो गया, गाढ़ा दूध, पाउडर का दूध, छाछ, मलाई पनीर, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप दूध से प्रोसेस करके बनाते हैं, चाहे वो घी हो या वो आपका अलग अलग पॉइंट्स हो। फिर आपका कस्टर्ड हो गया, दूध का पाउडर हो गया, प्रोटीन हो गया, लैक्टोज मुक्त दूध हो गया। ऐसे करके जो दूध में अलग अलग फ्लेवर भी दे सकते हैं, अलग अलग, जैसे आप इलायची फ्लेवर का है, या आपका अदरक का है, या तुलसी के साथ है। फिर चॉकलेट वाली दूध है, कड़ी स्मूदी है, कैंडीज है। ऐसा करके आप ऐसा दे सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, मिनरल्स का, इसका सीक्वेंस भी आपको दूध के पैकेट पे डालना होता है। तो आप उसको भी टेस्टिंग करके देखेंगे कि जो मैं दूध का प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें किस प्रकार से आपका मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट किस मात्रा में, वसा किस मात्रा में उपलब्ध है। फिर आप इसका आगे हम देखते हैं कि जब आप इसमें एक कुछ खास बात देखेंगे कि जो अलग अलग प्रोड्यूस्ड हैं, तो उस प्रोड्यूस्ड का आप किस प्रकार से आगे चल करके, जब दूध में बटर
या करेंगे, तो जब कंटेंट डिसाइड करेंगे, फसाई लाइसेंस या एक्सपोर्ट लाइसेंस लेंगे, तो आपको इन सारी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सा, और एक्यूरेट लगभग आसपास 10% से ज्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब प्रोडक्ट्स में उतनी वैल्यूज मिनरल्स की, विटामिन, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। क्योंकि यार जब आप टैग लगा के एक्सपोर्ट करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में बड़े ब्रांड के रूप में उतारेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। फिर आप आगे चल के देखेंगे इसमें कि जो मिल की हीटिंग प्रोसेस है, कि जब उसको आप पका करके जब देते हैं तो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो आपका बॉयलर है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से स्किम्ड दूध और उसके लेयर्स तैयार करने हैं। तो जो प्लांट का ऑपरेटर होगा वो भी बहुत डायनेमिक और सटीक आदमी होना चाहिए। और यदि आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या कोऑपरेटिव डेयरी सहकारिता समिति बनाते हैं, तो उसमें ऐसे लोग को जरूर शामिल करिए जो इन विषयों का भी जानकार हो। तो आपका प्रोडक्ट्स बहुत बेहतर तरीके से चल सकेगा। फिर आपको टाइप, जैसे आप क्रीम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्रीम में आप जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब क्रीम प्रोड्यूस करते वक्त आपका क्रीम की अल्टरनेटिव विकल्प क्या है और कितना परसेंट फैट के साथ आपका क्रीम है। तो ये सब परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको परसेंटेज ऑफ क्रीम बताना पड़ेगा कि ये मिल्क में कितना परसेंट का क्रीम है, या उस प्रोडक्ट में कितना फैट है, या जैसा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस चीज को आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो आपका अलग जो प्रोटीन और विटामिन्स का प्रोडक्शन है, उसमें कैल्शियम, बॉडी के अदर पार्ट्स के लिए क्या यूजफुल है, या ओमेगा 3 कितना है, इन सब बातों को भी आप ऐड करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे शुगर पेशेंट्स भी रहते हैं, तो उनके लिए कितना यूजफुल है और उसकी वैल्यूज क्या है, ये सभी वैल्यूज को आपको एंटर करना रहेगा। क्योंकि इस खान भोजन सीधे सीधे बॉडी के हेल्थ को डिपेंड्स करता है। तो उसका जो वैल्यूज है खाते समय और उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, दोनों में मैच करें, कि ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाए। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप कोई ये एक प्रोडक्ट है, उसका क्या यूजेस है वो हम देख रहे हैं। फिर आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि हार्ड चीज, फिर जो चीज है सॉफ्ट चीज, प्रोसेस्ड चीज, चीज की भी कई सारी वेराइटीज आप इसमें दे पाएंगे। फिर उस चीज में कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको भी बताना जरूरी रहेगा, कि आपकी इस चीज के प्रोडक्ट में कितनी वैल्यूज हैं। तो और फिर उसकी डाइटिक वैल्यू भी बतानी रहेगी। डाइटिक वैल्यू के बाद आपका उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बताना रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप डेयरी के जो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसमें कितना आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट या शुगर या ऐड किया है, ये सारी बात की सही जानकारी आपको देनी रहेगी। खासतौर पे जब QR कोड देंगे आप अपने प्रोडक्ट पे, तब भी इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप आगे चल के देखेंगे कि जो अलग अलग सेगमेंट्स में जब जाएंगे आप चीज के बाद, तो वो चीज की प्रॉपर्टीज, जो अलग प्रॉपर्टीज है, कि ये स्मॉल अमाउंट या क्विकली यूज, ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स है, गाइडलाइन, उसको कैसे रखना है, उस रखने की विधि क्या है, कितने टेम्परेचर पर रखना है। जैसे लिखा रहता है ना कि इसको प्रकाश में कीप अवे फ्रॉम द लाइट एंड हीट, ऐसा ना रखे, तो ये सब भी बतानी रहेगी। अब एलाइट डेयरी में देखिए, ये एक बड़ा विकल्प है। क्योंकि मान लीजिए आप डेयरी में, प्योर डेयरी में नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ एलाइट डेयरी में चाहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं, जो बड़ी प्लांट्स आपको जो ब्रांड दिख रहे हैं, और डेयरी और एलाइट डेयरी दोनों में है। क्योंकि वो कुछ कलेक्शन करते हैं, गाय भैंस के दूध का कलेक्शन करते हैं गांव से, एंड देन प्रोसेस करते हैं, तो डेयरी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। और फिर क्या करते हैं, उन लोग इलाइट डेयरी में जाते हैं। ठीक है ना, जैसे सोया का दूध, बादाम का दूध, नारियल का दूध, जई का दूध, बार्ली का, ओट्स का दूध, इवन जो भांग और गांजा होता है, इससे भी दूध बनती है, काफी महंगी बिकती है मार्केट में। उसमें कोई प्रोसेस्ड है, इसलिए बॉडी को नुकसान वो नहीं करता है, बहुत फायदेमंद होता है। अखरोट का दूध, पिस्ता का दूध, तो ये अलग अलग है। इस सीरियल के दूध अलग है। सीरियल मतलब अनाज, मतलब गेहूं, चावल, जौ, जई, ये सब। फिर ऑयल सीड अलग है, सोया, फ्लैक्सीड, तिल का तेल,
या अलसी का तेल। फिर आपके दलहन भी है, पल्स के भी सीड पल्स से भी होते हैं। फिर आपका आप नट्स जो होते हैं जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, इसका होता है। फिर आप देखें कुछ मिलेट्स हैं जैसे किनुआ है आपका, या आपका फिंगर मिलेट है या लिटिल मिलेट है, इनसे भी दूध बनते हैं। तो जब ये नॉन डेयरी, इसको हम बोलते हैं नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स या एलाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब जो वैकल्पिक दूध हैं। कई लोग ओरिजिनल दूध के साथ एलाइड को भी मिक्स करके बनाते हैं। तो ये आपके प्लांट एंड मशीनरी के डिजाइन पर भी आ रहे हैं कि आप इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ गेहूं लिया, कुछ चावल लिया, कुछ अनाज लिया और एक आध ऑयल सीड ले लिया, जैसे फ्लैक्स सीड ले लिया। सामान्यतः अभी जो कई जगह पे आलू और पाम ऑयल से घी बना देते हैं। आलू और पाम ऑयल से घी बन जाती है। तो ये घी बनती है करीब करीब 50-40 रुपए किलो पड़ती है मार्केट में। 250, 300, 400 रुपए ऐसे टीने में, 10-15 किलो का टीना है तो आपका 300, 500 या 800, 1000 रुपए में ऐसा टीना मिलता है। तो आप देखेंगे वो घी जम जाती है तो हटती नहीं, एकदम टाइट हो जाती है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो अब कोशिश करिए कि आप आलू या पाम ऑयल ऐसा कोई घी ना बनाए। बहुत, हालांकि मार्केट में बन रहा है, अपन किसी का विरोध नहीं करने जा रहे हैं, हम उसका विकल्प दे रहे हैं कि हम इलाइट डेयरी में आते हैं तो हम इलाइट डेयरी में हम फ्लैक्सीड अलसी के तेल, अलसी का यूज करेंगे। हम गेहूं के साथ, मतलब वीट के साथ, और ऐसा करके बनाएंगे। इलाइट डेयरी में बहुत विकल्प है, आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए जई का दूध, अब जई के दूध को आप फ्लैक्सीड, अलसी का, अलसी के साथ, अलसी मतलब फ्लैक्सीड, और जई, जई मतलब ओट्स, ओट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओट्स एंड फ्लैक्सीड, उसमें का अनाज और भी ले सकते हैं। यदि मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने इनोवेटिव करके कोई प्रोडक्ट निकाला, दैट इज मिल्क एज वेल एज इट इज द मेडिसिन फॉर द हार्ट। ये हार्ट के लिए दवा हो जाएगी, और इसको आप 500 रुपए लीटर भी बेचेंगे तो बिकेगी। 50 रुपए में आपका 100 ग्राम लेके कोई भी इसको पीना चाहेगा, क्योंकि वो कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा, ना गैस्ट्रिक करेगा ना कॉन्स्टिपेशन करेगा। वो आपके हार्ट के ब्लॉकेज को भी कम करेगा, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है फ्लैक्सीड के कारण, और ओट्स के कुछ मिनरल्स के कारण उसकी हार्ट की फंक्शन जो पंपिंग होती है उसको मजबूत करने की कैपेसिटी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने दिया कि मिल्क फॉर, डिजाइन स्पेशली फॉर द हार्ट फंक्शनिंग, यू हैव रिड्यूस द हार्ट फेलर एज वेल एज हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स। अब हार्ट में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा ब्लॉकेज से, या हार्ट कमजोर होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। डेथ तो सामान्यतः यही दोनों कारण से ज्यादा होती है। तो इन दोनों कारणों को हटाने के लिए ऐसा कोई मिल्क डिजाइन कर दीजिए, तो देखिए आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे कैल्शियम है तो मैं फिंगर मिलेट ले लिया, साथ में काली वाली तिल ले लिया, तो तो ब्लैक या राम तिल ले लिया, तो तिल और साथ में आपका जो लिटिल मिलेट है उसके कॉम्बिनेशन से दूध बनाया। तो इससे जो दूध बनेगी, ये दूध आपके हड्डी के लिए फायदेमंद है। यदि आप कॉम्बिनेशन चेंज किए, आपने बार्ली ले लिया, बार्ली के साथ आपने कोई एक आध लिटिल मिलेट ले लिया, सांवा ले लिया, साथ में आप फ्लैक्सीड ले लिए, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जब दूध बनाएंगे तो ये दूध लीवर के सिस्टम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये दवा के रूप में काम करेगा। हालांकि दूध को अमृत ही कहा जाता है। तो जो एलाइट डेयरी है उसका भी विकल्प बहुत है, और इससे जो पनीर बनेगा वो पनीर बहुत फायदेमंद है, वो हार्ट के, लीवर के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि गाय भैंस के दूध का भी अमृत बोला जाता है, लेकिन आजकल क्या फैशन आ गया है कि वो इंजेक्शन लगा देते हैं या चारा सही नहीं देते। अब गाय को भी खिलाइए, अलसी की खली खिलाइए, जौ खिलाइए, जई खिलाइए, तो उस गाय का जो दूध आएगा वो हार्ट, लीवर, शुगर, ये सब के लिए फायदेमंद रहे। तो जब गाय को ऐसा तो खिला नहीं रहे हैं तो फिर वैसा दूध की अपेक्षा करना भी बेकार है। इसीलिए दूध आजकल लोगों को नुकसान करने लगा है, क्योंकि दूध को तो पंचामृत में काउंट किया जाता है, तो दूध तो अमृत के तुल्य है। लेकिन यदि दूध पीने से नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। मतलब जो गाय भैंस की चारा है वही गड़बड़ी है, जब जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा खिलाएंगे गाय भैंस को वैसा दूध मिलेगा। इंजेक्शन लगा देंगे,
या सही नहीं खिलाएंगे, इंजेक्शन लगा के दूध निकालेंगे, तो वो दूध हार्मफुल है बॉडी के, वो कैंसर पैदा करेगा, वो डायबिटिक पैदा करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप बेहतर दूध कैसे दे सकते हैं। दूध का उत्पादन तो बढ़ाना है, लेकिन बेहतर दूध के साथ बढ़ाना है, हमको बीमारी नहीं परोसना है। तो आप कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ डेयरी और एलाइट डेयरी में कैसे जा सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि आधी मशीन तो कॉमन है। अनाज से भी आपको क्या करना है, पहले दूध बनाना है। यहाँ डायरेक्ट गाय भैंस का दो तरीका है, डेयरी में आप क्या करेंगे, कलेक्शन करके दूध ला के प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आप अनाज या सब्जियां या पल्स या ऑयल सीड या नट्स, इनको मिला करके दूध बना रहे हैं। तो पहले उसको आप फ्राई, मतलब हल्का सा भुनेंगे, हीट करेंगे। हीट प्रोसेस, पहले सफाई, धुलाई, हीट प्रोसेसिंग, फिर उसको आप पीसेंगे, बनाएंगे, उसका दूध बनेगा फाइनली। और इसमें 100% यूज है, कैसा कि जो पार्ट दूध बन जाता है तो ठीक है, जो बचती है, जो बचती है उससे आप यूज कर सकते हैं दूसरे कामों में, जो चारा में या अलग कामों में यूज हो जाता है। तब आप देखेंगे कि ये जैसे सोया दूध है, अब सोयाबीन का, सामान्यतः सोयाबीन के दूध से जो दूध बनती है उसको पनीर बना देते हैं, जिसको टोफू बोलते हैं। तो जैसे आपने बनाया 1 किलो सोयाबीन से लगभग लगभग 2.75 लीटर, 3 लीटर के आसपास दूध बनता है। और जब इसे पनीर उससे कहीं कहीं 3.5 भी बनता है, और 1.5 किलो के आसपास पनीर बन जाता है, 2.25 किलो तक। तो जब आप सोया का ये बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, और उससे आप उसका पनीर बना रहे हैं, और उससे आइसक्रीम भी बनती है, बहुत सारी चीज बनती है। सामान्यतः पनीर ज्यादा यूज होता है, तो आप आसपास के मध्याह्न भोजन में या आप दूसरी जगह पे, जैसे आप होटलों में ऐसे सप्लाई कर सकते हैं सोया के पनीर के दूध का। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे कि जो ये बनने वाली मैकेनिज्म है इसमें, तो ये छोटा प्लांट है, बहुत महंगा प्लांट नहीं है। लाइट डेयरी का आपने ले लिया, 10 होटल को पकड़ लिया, कुछ मध्याह्न भोजन पकड़ लिया, छोटी सी प्लांट है ये। प्लांट मुश्किल से 15 से 17 लाख में आती है पूरा। और आप प्रतिदिन 10 किलो पनीर, या 100 किलो या 200 किलो या 400 किलो पनीर बना करके सुबह 3 घंटे में बनाए, ये सुबह 3 बजे से बनाए, 6 बजे तक पनीर बन गया, 7 बजे सप्लाई कर दी होटलों में और वहां। और ये फायदेमंद भी है। ऐसी बादाम का दूध बनता है, बादाम का पनीर बनता है, थोड़ा सा महंगा आता है, और ये प्रेस्टिजियस लोग इसको खाते हैं। इसकी प्लांट भी बहुत छोटी आती है, सिर्फ यदि बादाम की बनानी हो तो। और इसको आप शहरों में सप्लाई कर सकते हैं, और ये भी बहुत फायदेमंद है ये बिजनेस भी। नारियल से, जहाँ पे नारियल पर्याप्त मात्रा में होता है, वो नारियल से भी दूध बनते हैं। दूध बन गया तो फिर नारियल के दूध का पनीर भी बन जाएगा, फिर उसका आपका आइसक्रीम भी बनेगा, और जितने प्रकार के लाइट प्रोडक्ट्स हैं वो सब बन सकता है। एक बार दूध बन गया तो फिर बाकी सब चीज बनता है। लेकिन फर्स्ट जई, जई से भी दूध बनने लगी है आजकल। अभी जई ओट्स का दूध है, ये बहुत फायदेमंद है, आगे चल के देखिएगा इससे कितना प्रचलन बने बढ़ेगा। क्योंकि जई से दूध बना, ओट्स मिल्क, तो ओट्स की फिर मिल्क बन गई, तो ओट्स की पनीर भी आ जाएगी, फिर इसका चीज भी आ जाएगा। अब ओट्स है तो 100% हार्ट के लिए फायदेमंद है। तो ये दूध जो एलाइट, ये सब एलाइट डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं सर। फिर चावल से भी दूध बनती है, और इससे जो दूध बनेगी ये थोड़ी सस्ती रहती है दूध, क्योंकि चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो चावल से दूध बनती है। अब दूध बन गई तो आपको बता रहा हूँ मैं कि सारे चीज बन जाते हैं। भांग से भी बनता है। तो चूंकि ये किसी स्पेशली मेडिसिन पर्पज से काम आता है, 8-10 प्रकार की बीमारियां, जैसे हड्डी की कमजोरी या आंख का ग्लूकोमा है, या कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों में इस प्रकार का दूध एक दवा की भांति काम करता है। तो काजू से भी दूध बनता है। ये बॉडी में पौष्टिकता की जरूरत है, यदि छोटे बच्चे थोड़ा कमजोर हैं या न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम वगैरह जाते हैं, उनको ये दूध करता है। ऐसे करके आप देखेंगे कि अब अलसी का दूध है। तो आप इसमें 2-3 अनाज या कंबाइन भी बना सकते हैं, या सिंगल उसका भी बना सकते हैं। बन तो किसी का भी जाएगा, लेकिन अलसी का दूध स्पेशली अब ओमेगा 3 फैटी एसिड रहेगा ही रहेगा उसमें, क्योंकि वो फ्लैक्स सीड है। तो अलसी का दूध ये आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को करने के लिए, बॉडी फंक्शन, स्पेशली हार्ट डिजीज के लिए फायदेमंद है। इवन कैंसर डिजीज जो होती है, या कुछ खास प्रकार की बीमारियां जिसमें अलसी का दूध चलता है, जिनको नॉर्मल दूध बंद हो जाता है, तो उनको ये दूध फायदा करता है, और ये किसी को भी फायदा ही करता है। मटर से भी बनता है, फिर हेड नट से भी बनता है, फिर अखरोट से दूध बनता है। अब
अखरोट का दूध थोड़ी महंगी बिकती है और इसके डिमांड भी पर्याप्त है। कैसा डिमांड है पर्याप्त? क्योंकि इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके ऊपर मानसिक लोड ज्यादा रहता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या इंजीनियरिंग मेडिकल या कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, जिनका एडवोकेट्स हैं तो या डॉक्टर्स हैं, तो जिन वो भी ऐसा अखरोट का दूध ले सकते हैं। पिस्ता से भी दूध बनता है। फिर आप सूरजमुखी के बीज से दूध बनता है। तिल का दूध बनता है, काला तिल राम तिल दोनों का बनता है। सफेद तिल जो आती है उससे बनता है। केले से दूध बनती है। आलू से दूध बनता है, फिर उसी दूध से दही बनता है, फिर उससे घी भी बना देते हैं, डायरेक्ट आलू से घी भी बना देते हैं। तो प्रोसेस है। तो जौ से बनता है बार्ली का दूध, थोड़ा सा लीवर के लिए फायदेमंद है। तो इस प्रकार का भी आप इसमें जा सकते हैं। वर्तनी से दूध बनता है। एक प्योर उपवास के लिए लिटिल मिलेट से भी दूध आप बना सकते हैं चाहे तो। किनुआ से दूध बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग जो हैं, जैसे एक आपको सामने दिख रही है रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स, मिलेट्स का दूध है। अब ये थोड़ी सी नॉर्मल दूध से महंगी है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले लोग कम हैं और डिमांड ज्यादा है। क्योंकि ये दूध आज जब आप पियेंगे तो आपको वो पूरा बॉडी में पर्याप्त फाइबर, ओमेगा 3 सब कुछ मिल जाएगा। और ये फायदेमंद भी है क्योंकि ये इसमें कहीं किसी जानवर को हार्मोनल इंजेक्शन लगा के नहीं निकाला गया दूध है। ये अनाज से बना हुआ या मिलेट से बना हुआ दूध है। तो जो दूध की शुद्धता में कुछ कमी आई है, उसको लेकर के लोग एलाइड नॉन डेयरी मिल्क प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो बॉडी के लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और इसकी रेट्स ज्यादा है। अब आप इसका रेट्स आप देखेंगे, आप खुद जाकर सर्च कर लीजिए कि रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स का दूध कितना महंगा है। या अमरनाथ रामदाने का दूध आता है। तो ये दूध महंगा इसलिए है क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है और बन कम है। तो अब आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं कि एलाइट डेयरी में जाकर के ऐसा दूध बना सकते हैं। फिर आपका जैसे ये प्लांट बेस्ड मिलेट मिल्क लैक्टोज फ्री है। तो आप जब इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि अ, जो अलग अलग प्रकार के विधि हैं प्लांट बेस्ड के लिए, जैसे इसमें काजू और जई का है, और सूरजमुखी का तेल है, जो सनफ्लावर जिसको आप लोग कह रहे हैं। तो इसमें जो आप फायदा देखेंगे कि इसका एक अपना कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है? ये वैकल्पिक दूध का या लैक्टोज फ्री दूध का, कि ये आपके बॉडी को फायदा करने वाला है। फिर आप प्लांट बेस्ड अलग देखिए, लैक्टोज फ्री, इसमें क्या है? ओट्स है, मूंग है, अमरनाथ है और पी है। मतलब आपका मूंगफली, ओट्स, और आप मूंग और अमरनाथ, अमरनाथ मतलब रामदाना, ऐसा करके आप इससे बना देते। ये रिच इन विटामिन B1, B2, B12, ऐसा करके। तो आप रिच विटामिन विटामिन स्पेशली विटामिन B12 या कैल्शियम रिच या फाइबर रिच या प्रोटीन रिच, स्पेशली सेगमेंट्स के लिए, कि ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अलग है, ये जो लैक्टिंग मदर है उनके लिए अलग है, ये वृद्ध लोगों के लिए है, ये बीमार लोगों के लिए जिसको अ, हड्डियों में कमजोरी है या आँख की कमजोरी है या एंटी एजिंग काम करना है। तो अलग अलग सेगमेंट कर सकते हैं। बच्चों का सेगमेंट, जहाँ पे हमारा मध्याह्न भोजन चल रहा है, वो सेगमेंट अलग कर दीजिए। जो कुछ अलग अलग जैसे शुगर डिजीज, आँख का, पेशेंट वाइज सेगमेंट अलग कर दीजिए। फिर वृद्ध लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए सेगमेंट अलग कर दीजिए। तो आप देखेंगे, या एक कॉमन सेगमेंट कर दीजिए कि मिल्क फॉर ऑल। भाई भारत का कितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसको दूध मिल जाएगा। ये दूध 20 रुपए लीटर है, ये दूध 15 रुपए लीटर है, नुकसान कुछ नहीं है। तो ये दूध आपका मार्केट में पकड़ लेगा। तो इस प्रकार का दूध का आप ले सकते हैं कि जो दूध हैं, सस्ते दूध, महंगे दूध, अच्छे दूध, फाइबर देने वाले दूध, ऐसे दूध आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं जरा सा एक प्लांट की लेआउट पर। ये हम आ रहे हैं डेयरी, जो गाय, भैंस, बकरी या अदर जो जो उससे प्राप्त होने वाले दूध हैं, और सहकारिता आधारित डेयरी प्लांट है, उसका लेआउट आप कैसा बनाएंगे और लेआउट कैसा होना चाहिए।
तो इसकी जब आप इसकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसका एक साइंटिफिक डेयरी का लेआउट भी आपको बनाना चाहिए जो उसमें काम आएगा। अब आप देखेंगे कि दूध में जो प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग संभावना रहती है कि उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस का इंफेक्शन ना हो जाए, ताकि ये खाने वाला प्रोडक्ट है और पैक्ड होके जा रहा है, तो इसकी प्रोसेसिंग के समय, पैकेजिंग के समय, चाहे उस शीतलन के समय में बहुत विशेष प्रकार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप इसके लिए सेलेक्ट करेंगे कि कैसा हमारा होना चाहिए, तो उस सिलेक्शन के समय में आप पूरा ध्यान रखेंगे कि लिक्विड मिल्क या घी, पनीर, चीज, आइसक्रीम, इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो पैकेजिंग हो रही है, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, उसका हाइजीन का ध्यान, और उसमें क्लीननेस का ध्यान, और उसमें कंटेंट क्या जा रहा है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल्स है, उसकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। जब दूध का कलेक्शन सेंटर होता है, अभी उस पर भी आ रहा हूँ मैं, तो वहां पे भी आपको बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लोग कच्चा दूध लेते हैं, कच्चा दूध ला के उसको लाने में कितना समय लग रहा है, जिस बर्तन में ले रहे हैं वो बर्तन साफ है या नहीं है। तो जो डेयरी के प्लांट्स होते हैं उसमें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो बाल श्रम कानून है या श्रम कानून है, प्रदूषण नियंत्रण है, इन सब से संबंधित छोटे छोटे जो लाइसेंसिंग की प्रोसेस है वो आपने कर ली है क्या, और उसकी लाइसेंसिंग के लिए कहाँ से फॉर्म भरना पड़ता है, ये सारा आपका जो डीपीआर है उसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाएंगे उस फॉर्म को भर लेंगे। तो आपको जो दूध खरीद के सबसे विकसित तरीके क्या है, किस प्रकार के बर्तन में उसको लेना चाहिए, उसका डिजाइन कर लीजिए। फिर त्वरित शीतलन, मतलब वो ठंडा, ये नहीं कि रास्ते में आ रहा है, बहुत गर्मी में आ रहा है, दूध फट गया, क्योंकि दूध का कलेक्शन तो सुबह भी होगा, शाम को भी होगा। तो सुबह कितने घंटे में आपके प्लांट तक दूध पहुंच जा रहा है कलेक्ट होके, टाइमिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना है। शाम के समय में कितना, जैसा सामान्यतः सुबह यदि आपका 60% होता है तो शाम को 40% ही कलेक्शन होता है, शाम का कलेक्शन सामान्यतः कम रहता है। तो ये देखना है कि, और ग्रामीण जिस एरिया से दूध का उत्पादन हो रहा है वहां से परिवहन जो होके आ रही है उसकी भी आपको मेथड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जहां से दूध खरीद रहे हैं, जो दूध के उत्पादक हैं, व्यक्तिगत उत्पादक हैं, उनको दूध का, और वहां पे शीतलन केंद्र है, वहीं पे रख के फिर उठ के आ रही है क्या, गांव में एक जगह इकट्ठा हो गया बॉक्स में, सबने ला के वहां वहां दे दिया, और वो थोड़ा सा शीतलन पैक, वहां ठंडा का व्यवस्था है, वहां पे रख रहे हैं, वहां से कलेक्ट होके आ रही है। तो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, जैसे आप देखेंगे आनंद में एक पैटर्न बना हुआ है, वैसा एक छोटा पैटर्न आपको जब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसके लिए बनाएंगे तो बनाना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे इसमें कि दूध संग्रहण के जो मेथड्स हैं उसमें किस प्रकार से आपको रखने हैं, और वो दूध खराब होने से या उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो या उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। और दूध को जब आप लेके आएंगे तो ये नहीं कि आप सारे दूध को एक साथ मिक्स कर दिए, कोशिश करिए कि गाय वाला अलग हो सेगमेंट, भैंस वाला अलग हो, या अगर किसी बकरी का भी कलेक्शन सेंटर बनाए तो उसका अलग हो। सबको मिक्स ना करिए, मिक्स नहीं करेंगे तो दूध का जो आपका आउटपुट वाली प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो बेहतर क्वालिटी होगी। सामान्यतः ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत कम ऐसे, लगभग नहीं के बराबर ही ऐसे हैं जो गाय के दूध का सेगमेंट अलग रखें, भैंस के दूध का सेगमेंट अलग रखें। यदि ऐसा कर लें तो और भी अलग और अच्छा हो जाएगा, यदि इसका आप समायोजन करने की कोशिश करें तो। फिर आपका दूध को लाना कैसे है, जैसे गांव गांव से कलेक्ट करके आप लोग ला रहे हैं, तो लाना कैसे, ऑटो रिक्शा से ला रहे हैं कि मोटर ट्रक से ला रहे हैं कि टैंकर से ला रहे हैं, कि यदि बहुत दूर से है, इंटीरियर एरिया में है, तो क्या गांव गांव में लोकल ट्रेनें जो चलती हैं स्टेशनों से, वहां से कलेक्ट होकर आ रही है क्या जिला केंद्र पे। तो इन बात का देखना है कि रोड से आ रही है कि रेल से आ रही है, कैन से आ रही है, टैंकर से आ रही है, किससे आ रही है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर डेयरी संयंत्रों में आप मीडियम रेंज का डेयरी संयंत्र प्लांट डाल रहे हैं, या लार्ज डाल रहे हैं, या वेरी लार्ज स्केल पे प्लांट डाल रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा डिजाइन करना पड़ेगा कि आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का साइज क्या है, कितना पर डे या 25,000 लीटर कलेक्ट कर रहे हैं, या 1 लाख से ऊपर
2.5 लाख लीटर पर डे कलेक्ट कर रहे हैं, तो जितना आपका कलेक्शन का अप्रोच है वह पूर्व में पूर्ण योजना उसको करेंगे, तभी जाके उस साइज का प्लांट आप डालेंगे। क्योंकि जब दूध का प्रोसेस होगा, ये सीधे दूध का प्रोसेस है, ये डेयरी के बारे में बता रहा हूँ, डेयरी मिल्क के बारे में बता रहा हूँ। फिर आप देखेंगे छोटी क्षमता वाले जो दूध के हैं, या मध्यम क्षमता वाले हैं, या बड़ी क्षमता वाले दूध संयंत्र हैं, तो इसमें थोड़ी सी मतलब मध्यम क्षमता वाले में 20,000 से 1 लाख लीटर तक का आप ले सकते हैं। फिर इससे ऊपर 1 लाख लीटर से ऊपर का 2.5 लाख लीटर, 3 लाख लीटर पर डे तो बड़ी क्षमता वाला दूध संयंत्र कहलाता है। यदि मान लीजिए 5,000 लीटर या 10,000 या 15,000 लीटर का आपका है, तो आप इसको छोटी क्षमता वाला प्लांट डाल सकते हैं। इस तीनों के लिए अलग अलग डीपीआर है। तो अब इसमें कई प्रकार का स्ट्रक्चर है, कुछ गवर्नमेंट भी चलाती है, कुछ कोऑपरेटिव मॉडल चलते हैं, कुछ प्राइवेट मॉडल चलते हैं। जो प्राइवेट मॉडल चलेंगे, अर्बन डेयरीज का अलग पैटर्न है, रूरल डेयरीज का अलग। तो अर्बन एरिया, जो सेमी अर्बन एरिया में प्लांट डालिए, अर्बन एरिया में बहुत सारी खटाल होती है, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां सामान्यतः आपको मिलेगा नहीं। रूरल और सेमी रूरल एरिया में ही ज्यादातर इसका स्कोप ज्यादा है। तो जो हमारे ग्रामीण या किसान युवा साथी हैं, या जो सेमी अर्बन एरिया में भी या टेक्नोक्रेट्स हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किसान ही करेंगे या ग्रामीण युवा ही करेंगे, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो जानकार हैं, वो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से शुरू कर सकते हैं। आप तुरंत प्राइमरी एग्रीकल्चर पैक्स का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या डेयरी उत्पाद सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 10 लोग लगेंगे, तुरंत रजिस्ट्रेशन एक दिन में हो जाता है। या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, या प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी, एलाइट डेयरी डेयरी एंड एलाइट डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी, या नॉर्मल नाम दीजिए डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 10 डायरेक्टर लगते हैं, 300 उसमें किसान मेंबर लगेंगे, और काम शुरू कर दीजिए। तो आपका स्थान का चयन, स्थान का मूल्यांकन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट जहाँ डाल रहे हैं वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। जब आप इन सबको ध्यान में रखेंगे तो कॉल कर रहा हूँ तो मैं तो स्थान का चयन भी आपको ध्यान से करना रहेगा। अब साइट के सिलेक्शन के लिए वहां पे ये देख लीजिए कि वहाँ आसपास रोड है क्या, या रेलवे स्टेशन है क्या, क्योंकि आपके पास कलेक्ट हो के दूध कच्चा माल पहुंचना भी चाहिए। बाजार निकट हो, वहां पे आपको काम करने वाले, प्लांट में काम करने वाले लोग आसपास मिल जाए, क्योंकि आप उनको घर बना के तो रखने नहीं जाएंगे प्लांट में। तो ये सारे बात का ध्यान रखिए कि जब आप सिलेक्शन करते हैं किसी साइट का, कि वहाँ भूमि उपलब्ध है क्या, या भूमि ले रहे हैं, कच्चे माल की पहुंच आसानी से हो जाएगी बाई रोड, या कहीं मान लीजिए दूर से आ रहे हैं, बस में ही रख के आ जाए। तत्काल में तो बड़ी गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, गांव से कलेक्ट बस में रख के आ जाए, या रेलवे स्टेशन पास हो, कुछ वहां से आ गया, तो रेलवे स्टेशन से पहुंच आसान हो, रोड हो वहां पे। नहीं तो ऐसी जगह आपने डाल, बाजार निकट हो, वहां पे जो काम करने वाले उस प्लांट में सहयोगी हों, वो आराम से उपलब्ध हो जाए, परिवहन की सुविधा हो, बिजली पानी की सुविधा हो। ऐसे सारे विषयों को आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए। स्थान और साइट के बीच में थोड़ा सा अंतर है, कि वो विशिष्ट स्थान को दर्शाता है जहाँ प्लांट का निर्माण किया जाए। तो साइट का मतलब जैसे एरिया है, तो रॉ मटेरियल किधर रखना है, फिनिश प्रोडक्ट किधर रखना है, फिर वहां पे आपको फिनिश प्रोडक्ट लेने वाले लोग अलग आएंगे, रॉ मटेरियल पहुंचाने वाले लोग अलग आएंगे, सबका आने जाने का सिस्टम अच्छा है क्या, इन सारे विषयों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि उसमें वाटर सप्लाई ठीक है क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिल पा रही है क्या, सीवरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल का पैटर्न लिए हैं क्या, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट या कॉस्ट सुपरविजन, ये देख लीजिए। एक्सपांशन आप भविष्य में और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं क्या। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये देखेंगे कि जो दूध का प्रोडक्शन है अलग अलग, और जो दूध जो प्लांट डाल रहे हैं, डेयरी प्लांट, उसके लिए आपका जो कंटेनर आ रही हैं उसको रखने धोने, इसकी व्यवस्था बाहर ही बाहर हो जाए, कि जब आपका दूध अंदर आ गया तो उसका प्रोसेसिंग यूनिट एकदम सेपरेट हो और सही ढंग से हो। तो आपका फ्लूइड मिल्क प्लांट, मतलब लिक्विड मिल्क का प्रोसेस करने के बाद जो अलग अलग इलाइट, जो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, पनीर, घी, आपका मक्खन, बटर, ऐसा जो भी, तो वो होना चाहिए। और ये देखिए कि पर्यावरण हितैषी भी हो, क्योंकि जो आप प्लांट इन डाल रहे हैं वो प्लांट इन मशीनरी आपकी थोड़ा शोरगुल
धूल से बची हुई हो, ताकि जो प्रोडक्ट रहे वो आपका सही ढंग से जाए। पैकेट भी आपका जो जाए उस पर डस्ट ना लगे, सही ढंग से जाए। तो थोड़ा सा आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी और साफ सफाई आपका विशेष रहेगा। तो जो मिल्क डेयरी है, ग्रामीण स्थल पे हो, जो अर्ध शहरी क्षेत्र है, जो थोड़ा शहर से पास भी हो, रेलवे स्टेशन से ही पास हो, और जहाँ पे सब चीज पहुंच जाए ऐसे, और थोड़ा सा शांत एरिया भी हो, ऐसी जगह का सिलेक्शन करिए। फिर उसका साइट, जो पर्टिकुलर साइट लिया, उसका ढलान कैसा है, उसका योजना, जल स्तर, मान लीजिए जल जल तो है लेकिन कुछ दिन बाद खत्म ना हो जाए, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से आपका है। और प्रभावी इफेक्टिव एक साइट प्लान बना करके, इसको बोलते हैं ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ये उस साइट का प्लान क्या है, ऑफिस कैसा हो आपका, ये सब विषयों को ध्यान में रख के आप इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर आप देखेंगे कि जो बड़ी क्षमता वाले या मध्यम क्षमता वाले आप प्लांट डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो दूध का सेट बनाएंगे, जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं जो, तो वो जगह का सिलेक्शन, जहाँ पे रॉ मटेरियल आके रखा रहे, जो आपका रॉ मटेरियल का जगह है, कोई भी प्लांट के लिए रॉ मटेरियल का रखने का जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खास तौर पे जब आप डेयरी से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें रॉ मटेरियल रखने का जगह, प्रोसेस्ड के लिए भी रखने का जगह आपका, कि कितना कूलिंग होना चाहिए, क्योंकि अब वो तो प्रोसेस हो चुका है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, सनलाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब सुविधाओं को देख करके ही आप फाइनल प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल रखने का जगह बनाएंगे। फिर आप इसका जो दूध है, उससे आप क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं, तो उसकी यूनिट्स भी अलग अलग होंगी। जब दूध आपका रॉ दूध आ गया, उसको आपने फिल्टर किया, उसका प्रोसेस किया, इनिशियल प्रोसेस किया, उसके बाद आप मिल्क को ज्यादा पका के गाढ़ा मिल्क बना के सेल करना चाहते हैं, या फ्री क्रीम, क्रीम फ्री दूध अलग हो जाता है, क्रीम निकाल के आपने अलग प्रोडक्ट बना दिया, या उसको आपने पनीर बना के पनीर पैक कर दिया, या आप उसका दही जमा दिए। दही में भी कई क्वालिटी है, मिष्टी दही है, फिर आपका मठा है, तो मठा के लिए दही जमाए, दही से फिर मक्खन निकालिए, मक्खन का जो बचा हुआ है उसका मठा बना दिए। तो आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट के सबके सेगमेंट अलग अलग होंगे, और उसकी पैकेजिंग के सिस्टम्स भी अलग होंगे, और पैक्ड होने के बाद उसके रखने और उसकी तरीके भी अलग होंगे। तो जैसे दूध है, दूध के बाद जो अलग अलग लाइट प्रोसेस बन रही है, क्योंकि सबका हाथ कहीं लगाना नहीं, सब ऑटोमेटिक प्लांट्स ही हैं, आपका सीधे पैक करके ही निकालेंगे। तो आपका पानी की सुविधा वहाँ, भाप जो बन रही है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए ताकि आसपास प्रॉब्लम ना हो। आप एक चिमनी भी होनी चाहिए, क्योंकि भाप भी निकलेगी। तो ये थोड़ा सा आपको एक पूरा डिजाइन करके ईपीसी जो बनाएंगे इसका, इन सभी बातों का ध्यान रख के इसका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का प्लान करेंगे। फिर आप देखिए कि जो विशिष्ट उत्पाद का भंडारण है, जैसे आइसक्रीम का भंडारण है, उसके लिए फ्रीजर चाहिए चाहिए, फ्रिज चाहिए। तो आपको कितने पे टेम्परेचर पे रखना है, फिर उसकी शेड्यूलिंग कैसे होगी, योजना के अनुसार उसका कोई नुकसान या प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो आपका फिर देखेंगे कि एक एयर कंडीशनड और एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा आपको, कि इसमें प्रॉपर वे में आपका प्रोडक्ट बनते जाए, पैक होके मार्केट में निकल, क्योंकि आप उसको स्टोर रोक नहीं सकते हैं, जो आज बनी हो निकल गई। तो आपका ऐसा मार्केटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पहले से ही पूरा प्लान होना चाहिए कि आपके ऑफलाइन मार्केट में इतना जाएगा, ऑनलाइन मार्केट में इतना जाएगा, यदि एक्सपोर्ट लाइसेंस लिए तो इतना एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपका पर डे माल सुबह बनी वो दोपहर तक निकल जाए, जो रात को बनी सुबह निकल जाए, तो माल का आपका सप्लाई कंटिन्यू होता चला जाए, और कंटिन्यूअस रॉ मटेरियल भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है, और फिनिश प्रोडक्ट निकल भी रहा है, क्योंकि इसमें बहुत समय तक आप किसी चीज को रोक नहीं पाएंगे। तो ये प्रोसेस आपका जो साइकिल बनाएंगे, इसमें आपको विशेष प्रकार की ध्यान रखनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि इसका जो वर्किंग डिजाइन करेंगे, कि जो प्लांट्स में काम करने वाले लोग हैं, पार्किंग स्थल कितना होना चाहिए, और वो कितने दूरी पे उसको आप रख के थोक भंडारण जो दूध के लिए कर रहे हैं,
तो ये चीज का भी थोड़ा विशेष प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो कि लागत कितना आता है और कितना स्थान आपको चाहिए। ये कुछ दिया हुआ है कि आप किस साइज का प्लांट डालना चाहते हैं, तो कितना उसका एरिया, कितने में आपका प्लांट लग जाएगा, मीडियम साइज के प्लांट या लो, कितने एरिया में आपको रॉ मटेरियल रखने की जगह होनी चाहिए, और कितने एरिया में आपका फिनिश प्रोडक्ट रखना चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट में भी आप डिवाइड करेंगे कि दूध वाला प्रोडक्ट अलग, दही का अलग, कर्ड का अलग, पनीर का सेक्शन अलग, आइसक्रीम का सेक्शन अलग, ऐसे करके आपको बताना है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे पीक लोड कब आता है, और उस समय आपको कैसे कोल्ड स्टोरेज या आइस बैंक टैंक या अब से जो वेस्ट हुआ उसका कैसे आप मैनेज करके निकल, क्योंकि वेस्ट भी ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो सड़ने लगेगा। तो वेस्ट को वेस्ट बना के उसकी पैकेजिंग करके अलग निकाल दीजिए। तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेस्टेज है उसका भी प्रॉपर कंट्रोलिंग हो, क्योंकि जितना ज्यादा हाइजीन और अच्छा रहेगा आपका प्लान, उतना आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। फिर इसके डिजाइन करने में आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्लीनिंग या उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, या उसकी जो सिस्टम है दूध के खराब होने से बचने के लिए, या दूध से आप पनीर बनाने जा रहे हैं तो उसके बीच टाइम कितना रहना चाहिए, कितना टेम्परेचर डाउन होगा, और कब उसका पनीर फाड़ेंगे देन प्रोसेस हो जाएगा। फिर जो उसकी पानी बची दूध फाड़ने के बाद, उसका क्या करने वाले हैं, या उसका कहीं उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं या उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को देख करके आपको ये बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और लेआउट कैसा रहेगा आपका, तो जो लेआउट प्लांट एंड डेयरी का लेआउट रहेगा, जो आपके जो लोग हैं, जो इंजीनियर जिनको आप साथ रख रहे हैं, तो वो सारी इन छोटे छोटे काम के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल डेवलप कर लें। तो उस प्रोटोकॉल को ऐसा डेवलप करें कि जो इफिशियंट भी हो और इफेक्टिव भी हो। और उस जो उसका जो थ्योरी है, इसके डेयरी लेआउट थ्योरी है, उस थ्योरी को आप लोग पूरा पालन करें। फिर आप उत्पाद का जो पोर्शन आया, जो आपका फाइनल है, तो ये कुछ एक लेआउट हम लोग देंगे आपको कि इस लेआउट को आप प्रोसेसिंग सेक्शन कैसा हो आपका, मिल्क रिसेप्शन सेक्शन कैसा हो, फिर डॉक कहाँ रखेंगे, लैब एंड ऑफिस किधर हो, जो लैब टेस्टिंग भी तो होगी ना, सर्टिफाई डेली करेंगे आपके प्रोडक्ट कितना, आज का प्रोडक्ट निकलेगा तो जो लैब वाले होंगे, जो लेबोरेटरी होगी, वो टेस्ट करेंगे कि कैसे कैसे आप टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की टेस्टिंग करके, फूड प्रोडक्ट है, खाने का आइटम है, टेस्टिंग के बाद ही बाहर निकलेगी। तो हम जैसे प्रोडक्ट निकल रहा है तो बीच से एक सैंपल उठा कर रैंडम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये कैसे, जैसे श्रीखंड का सेक्शन है, तो दही या श्रीखंड बन रहा है तो कितना मीठा है, कम मीठा है, या शुगर फ्री है। तो शुगर फ्री वाले में ऐसा तो नहीं कि शुगर चला गया, क्योंकि शुगर फ्री आपने टैग डाला है, तो कितना है डीप फ्रीजर पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे -10 से -18 होना चाहिए, ऐसा तो नहीं -25 हो गया। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने के लिए आपके टेक्निकल स्टाफ ट्रेंड होने चाहिए। कि श्रीखंड सेक्शन का ये टेक्निकल स्टाफ है, ये पूरा श्रीखंड सेक्शन के डॉक को, उसकी फ्रीजिंग को, कोल्ड स्टोरेज को, ये सब मैनेज करेगा। फिर जैसे मान लीजिए इसका दही या मिष्टी दही का सेक्शन है, तो इसको इसका अलग, जब दूध के बाद वो दही के प्रोसेस में गया, तो उस सेक्शन को हैंडल करने वाला एक या दो टेक्निकल स्टाफ आपका हो। वही स्टाफ आपका लैब का भी टेस्टिंग कर लेगा कि प्रोडक्ट में मिनरल्स पूरे हैं या नहीं है, उसके लिए आपको लैब सेटअप रखनी पड़ेगी। फिर आपका जो अलग सेक्शन आ गया, लस्सी का सेक्शन आ गया, या लस्सी में भी कई प्रकार की लस्सी है, जैसे उसमें मिक्स कर रहे हैं आलमंड के साथ, या पिस्ता के साथ, या काजू के साथ, या सब कंबाइन करके मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्सिंग करते समय में भी ध्यान रखेंगे कि जो रोस्ट होके जा रही है आपके ड्राई फ्रूट्स, वो कैसे मिक्स हो रहे हैं। तो लस्सी वाला सेक्शन हो गया। फिर आपका स्टरलाइज लस्सी की पैकेजिंग, लस्सी बन रही है, फिर उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, पैकेजिंग होकर वो बॉक्स में बाहर निकलने के लिए रेडी है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जैसे खोआ बना रहे हैं या पेड़ा बना रहे हैं दूध से, तो खोआ पेड़ा बनाने वाले सेक्शन की थोड़ा सा सेगमेंट अलग हो जाता है, क्योंकि सबका सेक्शन अलग है, क्योंकि इसमें थोड़ा फर्नेस लगेगा, क्योंकि वो अम, ऐसा तो नहीं कि फर्नेस का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो दूध जल जाएगा, तो उससे जो खोआ बनेगा या पेड़ा बनेगा उसमें जलने की स्मेल आने लगेगी, तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कितने टेम्परेचर पे खोआ फाइनल बन के निकल जाएगा या पेड़ा बन के निकल जाएगा, और फिर उसका कोल्ड सेक्शन में कैसा होगा। फिर आप जैसे गुलाब जामुन बना रहे हैं खोआ से, खोआ तो गुलाब जामुन बनने के लिए पहले खोआ बनेगा,
वहां से फिर प्रोसेस होके जाएगा आगे, तब गुलाब जामुन बनेगा। तो उसका सेक्शन कैसा है? अब गुलाब जामुन आप शक्कर के साथ दे रहे हैं गुलाब जामुन, या गुड़ के साथ दे रहे हैं, या ताल मिश्री के साथ दे रहे हैं, उसका सेक्शन भी और अलग कर सकते हैं। फिर आपका पनीर का प्रोडक्शन अलग है। तो ये सेक्शन में कितना टेम्परेचर, कितना फ्रीजिंग, कोल्ड की रूम, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी लाइफ साइकिल है, अपना उसका प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना पड़ेगा। और ये सेगमेंट सब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे घी है, दूध से घी गई, तो घी जब आप उससे क्रीम निकालेंगे, क्रीम निकालने के बाद या तो क्रीम पैक करेंगे, क्रीम पैक नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या करेंगे आप, घी बना देंगे। तो घी कितने टेम्परेचर पर उसको घी बना करके पैक कर देना है, और उसको कितने पे कूलिंग करना है। तो इस सब, तो उस प्लांट की साइज क्या होगी, किस सेक्शन में जाएगा, ये छोटे छोटे बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। और टोटल ओवरऑल इंटीग्रेटेड हो जाता है, ओवरऑल प्लांट में इंटीग्रेटेड हो जाएगा कि ये कैसे चलेगा। फिर आप देखेंगे पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट देखेंगे, तो प्लांट, आपका रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद कितना आपको पनीर बनाना है, जो डिमांड है उतना ही पनीर आप बनाएंगे। कितना आइसक्रीम बनाना है, कितना मिष्टी दही बनाना है, कितना आपको खोआ बनाना है, तो तो वो सारे सेक्शन में उतना उतना मिल जाएगा, और ऐसे करके कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। और जब आप इंटीग्रेटेड पूरा प्लांट बनाते हैं, तो ये जो आपको प्लांट की मशीनरी मिलेगी पूरा एक साथ ही मिलती है। आप पहले लिख दीजिए, कि आप पहले ही सोच लीजिए कि आपको दूध के बाद क्या क्या बनाने हैं, पनीर, घी, बटर, आइसक्रीम, खोआ, पेड़ा, गुलाब जामुन, वो सब ऑटोमेटिक बनाने वाले प्लांट्स हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्लांट डेवलपमेंट, ईपीडी। और इसके लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी आपको देना रहेगा। तो एक पर्टिकुलर दूध से जो अनेक प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉफी भी बनती है, चॉकलेट भी बनता है, बहुत सारा चीज बनता है। तो उसके लिए आपका किस प्रकार से प्लांट का डिजाइन हो, ये बात आपको विशेष तौर पे एक प्लानिंग करके इसको शुरू करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जो उसका जो कुछ मटेरियल्स है, उसको आप अंडरग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर ऐसा भी रख सकते हैं। क्या मान लीजिए जगह कम है, तो ऐसा भी प्लांट की डिजाइन कर सकते हैं। फिर बॉयलर रूम, बॉयलर रूम का कैसे मेंटेन करना है कि उस बॉयलर के हीट से आपके जो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो खराब ना हो जाए। तो बॉयलर रूम अलग हो, और उसकी एक्स्ट्रा जो हीटिंग है उस रूम की, वो बाहर सीधे ऊपर चला जाए, ताकि जो आपकी कूलिंग रूम हो वो अफेक्टेड ना हो। तो प्लांट के डिजाइन के समय, जैसे रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, ठंडा तो करेगा लेकिन वो गर्म भी छोड़ेगा, तो वो कैसे बाहर हो जाएगा ताकि आपके प्लांट के अदर एरिया इफेक्टेड ना हो। तो ये जो विषय हैं, आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या है। मान लीजिए रेस्ट रूम भी बनाना पड़ेगा, कि जो वर्कर काम करें, अब कंटिन्यूस 8-10 घंटे तो काम करेंगे नहीं, तो कुछ समय जाके बाहर रेस्ट कर ले, ये नहीं कि प्लांट में ही रेस्ट करने लगे। तो उनके लिए टॉयलेट, वॉशरूम वो थोड़ा सा बाहर हो, इसकी भी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। तो जो इसका जो स्ट्रेटजिक पार्ट है कि किस प्रकार से हम दूध का रॉ मटेरियल आया, फिर उस दूध को हम टेस्ट कर लिए कि दूध में कोई बैक्टीरियल या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सही दूध है कि नहीं, क्योंकि कौन क्या दे दे रहा है ये आपको पता नहीं है। तो आपको टेस्टिंग करके दूध की जो बंच आएंगी, बंच वाइज टेस्टिंग करके आगे प्रोसेस में लेते जाएंगे। दूध प्रोसेस हो गई तो दूध में भी कई क्वालिटी हो गई, क्रीम फ्री दूध, गाढ़ा दूध, फिर आपका कई दूध के भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इलायची फ्लेवर वाला दूध, केन में दूध पैक हो रही है, बॉटल में हो रही है, टेट्रा पैक में हो रही है। दूध ही बहुत सारे हो गए। फिर उसका दूध से क्या दही बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, छाछ बना रहे हैं। तो वो सब सेक्शन आपके अलग अलग। फिर आपका ओवरऑल ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा हो, जो सीसीटीवी में बैठ के पूरे प्लांट का वर्किंग देखता हो। तो इस प्रकार से आपके डेयरी के जो कार्य है उसको ऐसा आप देख सकते हैं कि रोड हो, ऑफिस इस तरफ हो, गैरेज इस तरफ हो, मिल्क रिसेप्शन एरिया हो, फिर ड्राई स्टोरेज हो, फिर प्रोडक्शन सेक्शन हो, फिर प्रोडक्शन स्टोरेज हो, फिर आपका डिस्पैच सेक्शन सीधे बाहर, प्रोडक्ट के बाहर तरफ में, ताकि वो डिस्पैच होकर निकल जाए। मिल्क का रिसेप्शन जहाँ लेना है वो अलग हो, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, और जहाँ फिनिश प्रोडक्ट होकर निकल रहा है उसके बीच में प्लांट। और प्लांट में जैसे मिल्क की प्रोसेसिंग हो गई, तो बीच में फिर जो पनीर, दही, खोआ वो सेक्शन हो, उसके बाद ऐसा। तो इस प्रकार से आपको पूरी लेआउट एक बनानी पड़ेगी। और इसको फिर आपका उसका ट्रीटमेंट कैसा, स्टोरेज कैसा, बॉटलिंग कैसा, डिस्पैच कैसा है, ऐसा आपको देखना रहेगा कि किस प्रकार से आप इसको कर पा रहे हैं।
फिर दूध की बॉटलिंग के लिए भी थोड़ा सा कुछ योजना है कि जैसे कहीं पे होता है ना, जैसे बॉटल रिप्लेस वापस आती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी आप देखें ना, पी लिए बॉटल वहीं रख दिए, तो बॉटलिंग जो होती है वापस आती है, तो उसकी वॉशिंग कैसे हो पा रही है, वॉशिंग प्रॉपर हो पा रही है, वो ड्राई कैसे हो रहा है, वो बैक्टीरिया वायरस फ्री कैसे होके जा रहा है, देन फिर रिपीटेड पैकेजिंग होती है। तो इस प्रकार से आपका पनीर का भी सेक्शन है, पनीर के सेक्शन वो कितना ड्राई हुआ, उसका स्टोरेज कैसे कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, उसका वेट भी करना पड़ेगा कि 250 ग्राम का पैकेज निकाल रहे हैं, 200 ग्राम का निकाल रहे हैं, आधा किलो का निकाल रहे हैं, या घी में भी आपके यूनिट अलग अलग है, आधा किलो, एक पाव, 1.5 किलो, ऐसा करके। तो इस प्रकार को आपको जैसे चीज है, तो चीज का कैसे आपकी फाइनल प्रोडक्ट तक जा रहा है, या मिल्क पाउडर बना रहे हैं, तो उस पाउडर की पैकेजिंग कैसी है आपकी, एल्युमिनियम बॉक्स में जो डब्बा आता है उसमें है, या टेट्रा पैक में है, या प्लास्टिक पैकेट में है, बायो प्लास्टिक सामान्यतः आप लोग यूज करिए। तो इस प्रकार के देखेंगे कि आप अलग अलग इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, जिसका उपयोग आप करके अलग अलग उत्पादों के लिए प्लांट का डिजाइन और उसका ड्राई करने वाला पार्ट, फिर आप देखेंगे इसमें जो इसका अरेंजमेंट्स हैं, जो अलग अलग लगे हुए हैं आपके पार्ट्स, ये एक एक पार्ट्स को विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हीटर कैसा है, कूलर कैसा है, रीजनरेटर कैसा है, होल्डर कैसा है, एक एक पार्ट को आप चेक करके ही आगे बढ़ाएंगे। जब ये ऐसा प्लान डिजाइन करेंगे, तो आप कलर कोड भी डिजाइन करेंगे की पैकेजिंग हो रही है, तो पनीर की पैकेजिंग का कलर ऐसा हो, उस कलर में भी लाइट डार्क लाइनिंग कुछ कर दीजिए कि 1 पाव की ऐसी होगी, आधा किलो की ऐसी होगी, 1 किलो की ऐसी होगी। घी का सेगमेंट का कलर ऐसा रहेगा, तो ताकि प्रोडक्ट का कलर कोड के साथ पैकेजिंग रहेगा, तो आपको पहचानने में या उसी बार कोड से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, जो पैकेजिंग यूनिट है उसमें क्यूआर कोड या बार कोड भी डाल सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो जाने से लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जान सकेंगे। जो प्रोडक्ट दूध की पाइपलाइनिंग है, जिस पाइपलाइनिंग से दूध सप्लाई हो रही है आपकी रॉ मटेरियल से आगे जाके टेस्टिंग लैब की बात से, तो उसका भी आपको रख रखाव का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि जो आपका जो प्रॉपर इक्विपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, और जो आपका स्किल्ड बेस्ड एप्लीकेशंस या ऑपरेशंस जो हैं आपके मशीनरी के इक्विपमेंट्स के, उससे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितने दूरी पे आपको किसको वर्कर को रखना है, कितने पास जाना है। थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कन्वेयर कन्वेयर बेल्ट पे कितना लोड जा रहा है, वो कितने लोड ले सकता है, इसका भी लेआउट आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा कि जिस कन्वेयर कन्वेयर बेल्ट से जो आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट या रॉ प्रोडक्ट्स जा रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो सब कैसे वर्क कर रहे हैं, और इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लांट कैसा हो आपका, और टोटल मिल्क पंप से लेकर के मिल्क स्टोरेज टैंक के साथ कैसे हो, इन सब विषय का आपको ध्यान रखते हुए आपको टोटल लेआउट करना चाहिए। इसके लिए आप जब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, उसके जो 10 डायरेक्टर होंगे, या आप डेयरी उत्पाद सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो सब लोग बैठ के गांव में पीपल पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे, किसी के घर में चाय पे चर्चा, और इसको करके आप छोटे छोटे इस पार्ट को ध्यान में रख के फिर आप उसकी पूरी अपने कॉपी पेन ले करके प्लानिंग करिए कि हम कहाँ पे लैंड लेंगे, कौन कितना साइज का प्लांट बना रहे हैं, कितना हमारे पास रॉ मटेरियल आ जाएगा, शुरुआत में हम कौन दूध के अलावा दही, पनीर, आइसक्रीम, घी, किस किस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, उस सेगमेंट के लिए बेहतर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से मिल पाएगी, उसकी हम आपको कोटेशन भी बता देंगे। आप उसके अलावा और भी कोटेशन देख सकते हैं, अपने हिसाब से कोटेशन देखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि प्लांट आपको चलाना है तो आप अपने हिसाब से पता करिए। कुछ हम हेल्प कर देंगे, और कुछ हेल्प आपको खुद लेना पड़ेगा। जब आप ये देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप 50 से 100 गांव में आप इसका एक काम शुरू कर दिए हैं, और हर गांव के जब अंतिम व्यक्ति तक रुपए जाएगा, वो 2 गाय रखा है, उसको रोज यदि 300 रुपये मिल जाता है, तो अंतिम व्यक्ति का उदय हो गया। तो इस बात का क्या ध्यान रखिए कि अंतिम व्यक्ति का जब अंत्योदय होगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण इसी को बोलते हैं कि समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति तक रुपए जाए, तो वो अपने खेत में खेत के भूसा पे या धान के पैरा से, उपलब्ध घास पे, या जो भी और भी है अनाज का, या उसका खली खिला करके
यदि वो गाय भैंस पाल रहा है और उसका दूध बेच के उसको पैसे मिल जा रहे हैं, तो आर्थिक विकेंद्रीकरण का पार्ट है, तो उस तक तो पैसा पहुंच ही रहा है। और साथ में आपका ये भी आ जा रहा है। ये भी आ जा रहा है। ये भी तो इसको आपको ध्यान रख के ही करना रहेगा। तो टिकाऊ और थोड़ा सा विश्वसनीय हो आपका जो भी प्लांट और मशीन आप बना रहे हैं, और आपका इसके लिए टोटल जो बनाएंगे फाइनल, उसको देख लीजिए कि किस प्रकार का आप कैन ले रहे हैं। कैन ऐसा ना लें जिससे दूध खराब हो जाए या उसमें कुछ प्लास्टिक के तत्व आ जाए तो दिक्कत हो। कन्वेयर बेल्ट कैसा ले रहे हैं, भंडारण टैंक क्या ले रहे हैं। क्वालिटी से समझौता मत करिए, कि जो आप ले रहे हैं उसके क्वालिटी से समझौता मत करिए। अगर आप ग्रुप में आप मिल के चालू करेंगे 300 500, गवर्नमेंट्स के भी कुछ स्कीम का लाभ ले सकते हैं और खुद आप लोग खुद भी चालू कर सकते हैं। और इसका व्यापक लेआउट और एक फुल प्रूफ प्लान को 2 4 जगह से डिस्कस भी करिए। स्वावलंबी भारत अभियान की टीम से करिए, आप जो अटारी जबलपुर उनसे करिए, जन अभियान परिषद है, आपका सैडमैप है मध्य प्रदेश शासन का, उनकी ईडी की अपनी टीम है, जन अभियान परिषद की ईडी की अपनी टीम है। तो हर जिले में कम से कम एक बड़ी डेयरी और इलाइट डेयरी के हों। तो मध्य प्रदेश के 55 और छत्तीसगढ़ के सब मिला के 82 से 85 अच्छी मीडियम और बड़ी साइज की हम डेयरी शुरू कर सकते हैं, और इसको हम विदेशों तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड की पूर्ति भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब आप इसकी लेआउट पूरा बनाएंगे और इसकी प्लांट एंड मशीन देखेंगे, तो ऐसा नहीं साइज तो की ज्यादा दिख रही है। ये टोटल प्लांट ये हैवी क्वालिटी का आप लेते हैं, बहुत अच्छी लेते हैं, तो 2.5 से 3.25 करोड़ के इक्विपमेंट्स हैं। और ये आपको आराम से एक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के लिए बहुत आराम से ये आप लोग चालू करने का काम शुरू हो सकता है। और इसको लेकर के आप साथ में इसे कुछ पार्ट्स को आप एलाइड यूज कर सकते हैं, एलाइड डेयरी के लिए भी। क्योंकि एक बार दूध बन गया तो दूध से पनीर दही खोआ जो आगे का प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि ये, हालांकि मैंने इसमें भवन और कंस्ट्रक्शन कैसे बनाने हैं आपको वो सब भी हमने बताई है, क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स होती है ना, उसकी कॉन्क्रीटिंग अलग होती है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे या जो और जो इसके लिए भवन बनाएंगे, घर रहने वाला घर नहीं है, उसमें आपका थोड़ा एयर पासिंग हो, कहाँ एयर पासिंग नहीं चाहिए, कहाँ वैक्यूम चाहिए, कहाँ आपको ठंडा चाहिए, कहाँ गर्म चाहिए। तो वो सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए हमने ये भी बनाया है कि जब आप अपना प्लांट संयंत्र बनाएंगे, उसके लिए जब कंक्रीटिंग या स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे, तो उस समय आपको किस किस बातों का विशेष ध्यान रखना है, कहाँ टाइल्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। जहाँ प्रोसेसिंग एरिया है वहां पे आपको टाइल्स नहीं लगानी है, क्योंकि टाइल्स आपको रोज फूट जाएगा। तो तो नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए, जहां पे प्लांट एंड मशीनरी वर्क कर रही है, कंटिन्यू प्रोसेस कर रहा है, तो उस बिल्डिंग का, क्योंकि हिलेगा, कमजोर रहेगा तो पूरा बिल्डिंग ही गिर जाएगा, तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और उसका कंक्रीटिंग थोड़ा सा अलग प्रकार की कंक्रीटिंग, और उसके लिए थोड़ी बेहतर जो बालू सीमेंट और कंक्रीट का जो रेशियो होता है, वो भी आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। प्लान जो खिड़की दरवाजे होंगे वो भी थोड़ा अलग हटके होंगे। नॉर्मल रहेंगे तो हिलते हिलते पूरा गैप हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन रहता है, मशीनें चलेंगी तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि आप कहीं नॉर्मल व्यक्ति से तो कुछ भी नहीं बनवा लिए, ताकि प्लांट एंड मशीनरी के चलने के कारण कुछ दिन बाद वो आपका बिल्डिंग ही गिर गया। तो शेड कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, ये छोटे छोटे बात का रखना है। जैसे वाटर टैंक है तो वाटर टैंक में साफ पानी आए, इन सब बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो आपका, तो ये जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वेंटिलेशन वेंटिलेशन कैसा है, वेंटिलेशन के यूजेस कैसे हैं, फिर रोशनी कितनी चाहिए, कितनी आ रही है, फिर मक्खियों का या मच्छर का या कुछ कीट्स हैं उनका प्रबंधन कैसा है आपका। तो ये छोटे बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप पेंटिंग या कुछ ऐसा बना दीजिए जो देखने में सुंदर लगे, जो काम करने वाले आपके स्टाफ रहेंगे उनको थोड़ा अच्छा लगे। तो ये छोटे छोटे बात का आप ध्यान रखते हुए, और जो जिसपे कुछ गंदगी टिके ना या जो वॉश हो जाए पानी से, ऐसा वार्निश या पेंटिंग करें दीवारों पे, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब जरा सा हम देख लेते हैं कुछ एलाइड डेयरी के उत्पाद हैं। अब ये डेयरी की थी,
तो देखिए, आपने दूध के बाद का सेगमेंट, पनीर, घी या कुछ और भी बनाना है, वो तो कॉमन है। अभी क्या था, डेयरी में क्या था, आप दूध रॉ मटेरियल कलेक्ट करके ला रहे हैं सब जगह से, ठीक है। इसमें क्या है, अनाज से आपको दूध बनाना है, तो थोड़ा दो सेगमेंट पहले और लगेगा। क्या? अनाज का सफाई, धुलाई, रोस्टिंग, बॉइलिंग, मिक्सिंग, ये करके जब फाइनल दूध के प्रोडक्ट बनाते तक आपका कुछ सेगमेंट अलग होगा। आगे का सेगमेंट एक ही है, पनीर, दूध बन गया। अब वो दूध गाय भैंस का दूध है या अनाज या पल्स या नट से बना हुआ दूध है, आगे का प्रोसेस पनीर बनाने का, आइसक्रीम बनाने का लगभग लगभग सेम। क्योंकि दूध बन गए तो दूध में लगभग आप जब बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, जैसे हमको बोलना है कि इक्विवेलेंट काउ मिल्क। जैसे कई कई पैकेट, दूध के पैकेट पे देखिएगा लिखा रहता है इक्विवेलेंट काउ मिल्क, एक काउ का सिंबल बना देंगे, इक्विवेलेंट काउ मिल्क। काउ, वो कंपनी ये नहीं बोल रहा है कि दिस इज काउ मिल्क, ये काउ मिल्क के समतुल्य है, वो काउ मिल्क नहीं है। तो क्या मिल्क है भाई? तो वो या तो किसी अनाज से बना हुआ दूध है जो गाय के दूध के समतुल्य है, जो इस गाय के दूध में इतना वसा, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतना मिनरल्स मिलेगा, वो मिनरल्स इसमें भी हैं। उस मिनरल्स को ध्यान में रखते हुए आप उतने अनाजों का या पल्स का या ऑयल सीड का यूजेस करके आप दूध बना रहे हैं, तो ये बात है। तो अब आप देखेंगे कि एलाइट डेयरी में आपका अब सीधे सीधे घी भी बन जाता है, आलू से सीधे घी बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री आती है। मैं नहीं कहूंगा कि आप पाम ऑयल और आलू से घी बनाएं, हाँ, लेकिन आप आलू और फ्लैक्सीड से बनाते हैं तो ये घी थोड़ा सा चल भी जाएगा। लेकिन आप आलू की जगह शकरकंद यूज कर लें और फ्लैक्सीड यूज कर लें तो ये जो घी बनेगा, इसको खाने से नुकसान नहीं है। तो आप खराब मत दीजिए। मैं आलू और पाम ऑयल का, ठीक है, उसका तो एकदम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन यदि शकरकंद, जिसको आप स्वीट पोटैटो बोलते हैं, और फ्लैक्सीड, अलसी का तेल, फ्लैक्स, उसके साथ कंबाइन करके आलू घी बनाते हैं तो ये घी आपको फायदा कर देगा। ये शुगर भी कंट्रोल कर देगा मीठा होने के बावजूद भी, और ये तो बॉडी के लिए यूजफुल भी हो जाएगा। तो कुछ थोड़ा सा जो आलू घी वाली प्लांट है, उसी प्लांट में यदि आप जरा सा ये कंटेंट ऐड कर देंगे तो शुगर, उसको शकरकंद घी बोल सकते हैं, शकरकंद अलसी घी बोल सकते हैं। और ओरिजिनल बताइए कि ये कोई इक्विवेलेंट नहीं इसका है, ये लाइट डेयरी है। लोगों को यही नहीं पता है अभी कि ये जो मार्केट में इतने सारे बटर या पनीर या उपलब्ध हैं, ये आधे से ज्यादा एलाइड है, ये गाय भैंस के नहीं है। तो एलाइट डेयरी के बारे में आपको समझना पड़ेगा और अच्छी चीज एलाइट डेयरी में निकाल के देनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप गाय भैंस का दूध कलेक्ट करके ही डेयरी खोलें, आप एलाइट डेयरी भी खोल सकते हैं और लगभग वही प्रोडक्ट सब बनते हैं। फिर आप देखेंगे कि अनाज से, ओट्स से, राइस से, मक्का से, स्पेल्ट से, दाल से भी बनते हैं। फिर आपके नट से भी बनते हैं, जो ऑयल सीड्स हैं, तिल है, अलसी है, इससे ही बनते हैं। फिर आपके मिलेट से भी बनते हैं। तो आप देखेंगे कि डेयरी उत्पाद में ये अलग अलग प्रकार के, और दूध, दही, घी, आपका श्रीखंड, आइसक्रीम, चीज, कस्टर्ड, ये सारे चीज आपकी लाइट डेयरी से बनेंगे। और इसमें बहुत प्रकार के दूध, और ये जो मैं बता रहा था शुरू में कि जौ से, जई से, स्पेशली आप डिजीज वाइज, सेगमेंट वाइज भी बना सकते हैं, पास्चराइजर या ह्यूमनाइजर, या ऐसे करके अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को लेकर के जो प्लांट्स का लेआउट बनाया, वैसे करके आप इन इन चीजों का दूध बना के मार्केट में सामने ला सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद आपको जो अलग अलग होटलें हैं या रेस्टोरेंट हैं, उसमें भी आप इनको सप्लाई करने के लिए बातचीत करके इन सब प्रोडक्ट्स का सप्लाई दे सकते हैं। तो फिर आप पाएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो डेयरी है, ये चलेगा नहीं। इसका मार्केट में तो डिमांड है, हर घर में डिमांड है। प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में सच्चाई होनी चाहिए। ये तो विदाउट फेल बिजनेस है। और इसमें आपको मैं बताऊं कि यदि युवा ग्रुप में इसको शुरू करें, कोशिश करिए अकेले ना शुरू करें। परिवार यदि आपकी बड़ी है तो संयुक्त परिवार के साथ शुरू करिए, या सामाजिक समरसता के साथ गांव के लोगों को मिला के, कई गांव के लोगों को मिला के जोड़ के करिए। 50 गांव को कलेक्ट कर लीजिए, 50 डायरेक्टर बना के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना लीजिए, और एक प्रोजेक्ट बनाइए जिसका एक खर्च आता है, इतना होती है। और आप इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे, प्लांट एंड मशीनरी, हम कोटेशन, डीपीआर सब हमारे साइट पे रहेगी, वहां से लीजिए, अप्लाई करिए और काम शुरू करिए। ये तो ये रोज, यदि आपका प्रोडक्ट सही है
तो ये तो घर में सुबह दोपहर शाम यूज होने वाला है, होटलों में यूज होने वाला है, रेस्टोरेंट में यूज होने वाला है, संस्थाओं में यूज होने वाला है, सब संस्थाओं में चाय बनती है। तो ये सब आइटम्स आप मार्केट में उतार सकते हैं भारत के लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए। और ये आपको बताऊं कि डेयरी का ये बड़ा सेक्टर बहुत बड़े स्तर पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को कवर करता है। और ये यदि सब युवा शुरू करें तो इसमें तो करीब करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कवर करते हैं। डायरेक्ट जो प्लांट के मालिक हैं या अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो पैसा जा रहा है, तो इसमें करीब करीब 2 से 3 करोड़ लोग सीधे सीधे रोजगार स्वरोजगार से कनेक्ट हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि 2.5 लाख से 3 लाख, 1 मिनट, आप 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का ये एक बड़ा कारोबार, हम पूरे विश्व को दूध खिला सकते हैं, पनीर खिला सकते हैं, घी खिला सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं। क्योंकि आजकल लोग दूध से जो भागने लगे हैं या दूध बंद कर रहे हैं, उससे आप उनको बचा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि बेहतर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ आप एक डेयरी उद्योग शुरू करें और उसमें आप अपने जीवन को सफल बनाएं। और सफल बना करके डेयरी हो या एलाइड डेयरी हो या दोनों का ज्वाइंट हो, इसके आधार पे आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो मत कहने का अर्थ यह है कि ये जो डेयरी और एलाइड डेयरी का जो सेक्टर है, ये बहुत यूजफुल, बहुत डिमांड वाला और बिना फेल होने वाला बिजनेस का सेक्टर है, बशर्ते कि आपकी प्लानिंग और प्रोजेक्शन बहुत सही और स्पष्ट होना चाहिए, पूर्व में पूर्ण योजना होना चाहिए और सहकारिता आधारित इसको करिए। अब जैसे आप एलाइड डेयरी में जाते हैं तो आप लिखिए कि हमारा जो गाय भैंस का कलेक्शन, दोनों आपने खोल लिया, डेयरी भी खोल लिया और एलाइड डेयरी भी खोल लिया। तो अब लिखिए कि जो गाय भैंस के दूध है उसमें इतना एनर्जी है, इतना प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। जो ओट्स का है उसमें इतना है, राइस वाले में इतना है, कॉर्न वाले में इतना है, किनुआ वाले में इतना है, बकव्हीट में इतना है, सोया में इतना है। तो जो प्रोटीन है उसका एक खासियत है। तो आप प्रोडक्ट की वेरायटी दीजिए। आप यदि 150, 200, 250 प्रकार की, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी तो उतनी है, आपका प्रोडक्ट का रेशियो लगभग लगभग 250, 300, 500 प्रकार के हो सकते हैं। जब ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे तब आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ आपका बिजनेस पहुंच गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो डेयरी और एलाइड डेयरी का ये बिजनेस है, ये लगभग लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ का आकार वाला, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड को पूरा करने वाला एक बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। और इसमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़िए, करेंट इनोवेशन के साथ आगे बढ़िए, आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट बनाइए। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया में, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया का मतलब कि हार्ड स्पेसिफिक दूध, कैल्शियम ओरिएंटेड मिल्क, लीवर ओरिएंटेड पनीर। तो प्रोडक्ट पनीर हो, दूध हो, दही हो, आइसक्रीम हो, ये शुगर वालों का आइसक्रीम है। अब शुगर वालों का आइसक्रीम क्या है, उसमें जो क्रीम है वो ओमेगा 3 भरा हुआ है, उसमें जो स्वीटनेस है वो शुगर को और कम लो कर देगा, बढ़ाएगा नहीं। तो अरे ये कौन सा पनीर आइसक्रीम है जिसमें क्रीम भी इसका फायदेमंद है और इसका मीठापन शुगर वालों के लिए इलाज करने के समान है। तो वो आउट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए आपको जरा बैठ के रिसर्च करना है, हमारे टीम के साथ कनेक्ट रहना है। आप जो मेल है माई एस बी की साइट पर लगातार विजिट करके इसको आप सभी भेजते रहिए। और जो आपकी क्वेरी हो, मैंने पहले भी बोला है कि आप जमा कर सकते हैं। अभिषेक जी का माई एस बी की साइट पे जाएंगे तो जो बना हुआ है बॉक्स है, वहां पे अपना सबमिशन जमा कर सकते हैं, जो भी हो। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया दिए गए नंबर पर हमारे साथ संपर्क में बने रहें। हमारे व्हाट्सएप चैटबॉट पर हाई कहें और हमसे बात करें। हम आपकी जरूरतों के अनुसार अवसर प्रदान करते रहेंगे।